2 दिसंबर 1984 ये वो रात है जब पूरा भोपाल शहर नींद में डूबा हुआ था। तब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से उठी एक अदृश्य मौत हवा में घुल चुकी थी। लोगों को नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी और जो बचे रहेंगे उनकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहेगी। सुबह होने तक पूरा भोपाल एक जहरीले गैस चेंबर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर मृत पड़े लोगों और बच्चों की तस्वीरें देख पूरा भारत स्तब्ध रह गया। आजादी के बाद रोजगार का सपना देख रही जनता के लिए ये घटना किसी प्रलय से कम नहीं था। सिर्फ एक रात में 3000 से ज्यादा बेकसूर लोग मौत के मुंह में समा गए और कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 15 से 20,000 के पार पहुंच गया। आदमी, औरतें, बच्चे, जानवर, कीट पतंगे, जो भी इस गैस के संपर्क में आया उसने अपनी जान गंवा दी। सड़कों पर चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। जो बच गए वो जिंदगी भर के लिए कई बीमारियों के साथ विकलांग हो गए। एक खुशहाल और जिंदा दिल शहर कुछ ही घंटों में शमशान घाट में बदल गया। ये घटना न केवल भोपाल के लोगों के लिए गहरा जख्म छोड़ गई, बल्कि इसने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए। ये था भोपाल गैस कांड, दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी। 2 दिसंबर 1984 की सर्द रात को जब भोपाल सोने की तैयारी में था, तब रात 9 बजे यूसीआईएल के पेस्टिसाइड प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी दिनचर्या के तहत प्लांट के केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइपों को साफ करना शुरू किया। ये पाइप बंद थे, इसलिए कर्मचारी इन्हें खोलने के लिए उनमें पानी भरकर साफ करने की कोशिश कर रहे थे। इस सफाई के दौरान पानी एक साइड पाइप के माध्यम से टैंक E610 में घुसने लगा। अगले कुछ ही घंटों में टैंक E610 में लगभग 500 लीटर्स पानी भर गया, जिससे पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट के मिलने से एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। रात 10:30 तक टैंक E610 का दबाव 10 psi तक पहुंच गया। रात करीब 11 बजे फैक्ट्री के टैंक नंबर E610 में पानी घुस गया, जिससे MIC गैस का तापमान बढ़ने लगा। दबाव बना और कुछ ही घंटों में टैंक का सेफ्टी सिस्टम फेल हो गया और रात 12:40 तक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि टैंक E610 संकटपूर्ण स्थिति पर पहुंच गया था। टैंक का तापमान और दबाव इतनी तेजी से बढ़ा कि टैंक के ऊपर मौजूद कंक्रीट स्लैब में दरार पड़ गई और आपातकालीन राहत वाल्व फट गया। इससे जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस वातावरण में फैलने लगी। हालांकि 12:50 तक प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों ने अलार्म सिस्टम को ट्रिगर कर दिया था, लेकिन तब तक प्लांट के चारों ओर गैस इतनी फैल गई थी कि उससे सहन करना मुश्किल हो गया था। फैक्ट्री में किसी भी तरह का सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं था, इसलिए 30 टन गैस को वातावरण में फैलने में केवल 45 से 60 मिनट लगे और 2 घंटे में ही 40 टन गैस हवा में फैल गई। इसके अलावा फैक्ट्री में गैस लीक के 2 सायरन थे, लेकिन जब जनता को अलर्ट करने वाला सायरन तो इसे जल्द ही बंद करा दिया गया ताकि लोगों को गैस लीक का पता ना लगे और इससे किसी तरह का घबराहट पैदा ना हो और अफरा तफरी ना फैले। इस बीच कर्मचारियों ने विपरीत दिशा में भागते हुए यूसीआईएल प्लांट को खाली कर दिया, लेकिन इस घटना से अनजान आम जनता अपने घरों तक ही सीमित रह गई। करीब 1 बजे जब पुलिस को गैस लीक की जानकारी मिली तो पुलिस को समझ में आ गया था कि प्लांट से गैस लीक हो गई है। इस जल्दबाजी में सबसे पहले शहर के हमीदिया अस्पताल को सूचित किया गया, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि प्लांट से निकलने वाली गैस कौन सी थी। पहले उन्हें जानकारी थी कि लीक होने वाली गैस अमोनिया हो सकती है, फिर बाद में इस गैस को फॉस्जिन गैस बताया गया। आखिरकार जब उन्हें जानकारी मिली कि लीक हुई गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के कर्मचारियों के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। ना तो अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले इस गैस का नाम सुना था और ना ही उनके पास इसका कोई एंटीडोट था। मरीजों की सांस फूलने के चलते कई लोगों को ऑक्सीजन दी गई, लेकिन ऑक्सीजन ने MIC गैस के साथ और भी बुरा तरह प्रतिक्रिया किया, जिससे अस्पताल पहुंचने वाले लोग भी मारे गए। एक ही रात में भोपाल की दुनिया बदल गई। हवा के साथ ये गैस धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। लगभग 3800 लोग तुरंत मारे गए। कुछ लोग जो सो रहे थे वे बेचारे नींद में ही मारे गए। वही जितनी लोगों को गैस लीक का पता चला वे प्लांट एरिया छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग दौड़े वे ज्यादा सांस लेने की वजह से जल्द मारे गए। इसके साथ ही गैस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ा। कुछ ही घंटों में मिथाइल आइसोसाइनेट ने पूरे भोपाल को गैस चेंबर में बदल दिया और सुबह होने तक सड़क, गलियारों, अस्पतालों और स्टेशनों पर लोगों की लाशों का अंबार लग गया। भोपाल एक जहरीले कब्रिस्तान
पाकिस्तान में बदल चुका था। मिथाइल आइसोसाइनेट से मरने वाले लोगों का प्राथमिक कारण घुटन और पल्मोनरी एडिमा था। भारत में इस प्लांट को कई मकसदों से लगवाया गया था। दरअसल 1950 के दशक उत्तरार्ध से ही दुनिया भर में कृषि अपने चरम पर था। नए बीजों के विकास से भारी फसलें पैदा हो रही थी और खाद्य उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बढ़ते उत्पादन के साथ साथ दुनिया भर में नए कीटनाशकों की मांग भी बढ़ रही थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन भी इस व्यावसायिक अवसर से मोटा पैसा कमाने की चाह रखती थी। इधर 1965 में जब हरित क्रांति भारत आई तो कृषि को बढ़ाने के लिए कीटनाशकों की जरूरत भी थी। बस इसी जरूरत को पूरा करने और औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए 1969 में यूसीसी ने अपनी सहायक कंपनी यूसीआईएल के जरिए एक प्लांट को भोपाल में स्थापित किया। यूसीआईएल यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड उस समय की सबसे विश्वसनीय कंपनियों में से एक हुआ करती थी। इस प्लांट में सेविन नामक कीटनाशक का निर्माण किया जाता था और इसे बनाने के लिए अल्फा नेफ्थलीन और एमआईसी को मिलाया जाता था, जो कि एक बहुत ही घातक रसायन था। एमआईसी की उपलब्धता भारत में नहीं थी, इसीलिए इस रसायन को अमेरिका से आयात किया जाता था। यूसीसी ने जब भोपाल में एमआईसी जैसी खतरनाक गैस बनाने का प्लान पेश किया तो उसमें कई खामियां थी। सबसे पहले परेशानी तो ये थी कि फैक्ट्री रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के दायरे में थी, जो कि किसी भी विफलता की स्थिति में काफी खतरनाक था। लेकिन यूसीसी ने अधिकारियों को मनाकर आवश्यक मंजूरी ले ली। इसके अलावा यूसीसी द्वारा भोपाल में जिस तकनीक से एमआईसी को बनाया जाता था वो तकनीक कई मामलों में अप्रमाणित थी। खास तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और एमआईसी को बनाने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल हो रहा था वो अप्रमाणित थी। यानी कंपनी को पता था कि इस तरह से गैस को बनाया जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभावी सुरक्षा तंत्र को स्थापित नहीं किया गया। दस्तावेज बताते हैं कि भोपाल में प्लांट बनाने के लिए कंपनी द्वारा शुरुआत में $28 मिलियन का निवेश किया जाना था, लेकिन कंपनी ने अपने शुरुआती निवेश में ही $8 मिलियन की लागत में कटौती कर दी थी। और ये लागत में कटौती मुख्य रूप से सुरक्षा उपकरणों और सुविधाओं को लेकर ही की गई थी, क्योंकि सुरक्षा उपकरण स्थापित करने में लगने वाली लागत 3 से 6 मिलियन डॉलर तक की थी। इसलिए पैसे बचाने की होड़ में भारतीय कर्मचारियों की जान खतरे में डाल दी गई। इसी लापरवाही के बीच 1979 में एमआईसी उत्पादन प्लांट को यूसीआईएल की साइट पर स्थापित किया गया। भले ही आज तक भोपाल गैस त्रासदी की वजह से हजारों लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकारी लापरवाही और यूसीसी के भ्रष्टाचार और असहयोगी जांचों की वजह से आज तक लोगों को ये नहीं पता चल सका कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। सरकार ने शुरू में 2200 मौतों की पुष्टि की, लेकिन असली संख्या 15,000 से ज्यादा मानी जाती है। 5 लाख से अधिक लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए। कई गर्भवती महिलाओं ने अजन्मे बच्चों को खो दिया और जो बच्चा पैदा हुए उनमें से कई अपंग, विकलांग और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। ये त्रासदी सिर्फ उस रात की नहीं हुई, इसके जख्म आज भी जिंदा हैं। जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हुई थी उसका सीईओ था वॉरेन एंडरसन, जो कि घटना के पूरे 4 दिन बाद भारत आते हैं, वो भी इस विश्वास के साथ कि भारत में उन्हें सुरक्षित तरह से ले जाया जाएगा और वापस उनके देश तक छोड़ दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद वॉरेन एंडरसन भारत आते हैं और किसी सरकारी जेल में जाने की जगह हाउस अरेस्ट में अपना समय बिताते हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि हाउस अरेस्ट के केवल 1 घंटे के अंदर ही एंडरसन को जमानत मिल जाती है और वो सुरक्षा के तहत सुरक्षित रूप से अपने देश वापस लौट जाते हैं। एंडरसन के देश से वापस जाते समय सरकार ने इनसे केवल 25,000 का जुर्माना भरवाया और ये कहकर जाने दिया कि जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए एंडरसन को भारत आना होगा। लेकिन असल में एंडरसन कभी वापस नहीं आए। एंडरसन को इस तरह से बरी करने को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन हर बार जवाब राजनीतिक दबाव ही निकला। वो फिर कभी भारत नहीं लौटा। अमेरिका ने उसे भारत को सौंपने से इनकार कर दिया और 2009 में उसकी मौत बिना सजा की हो गई और भारत के पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। 20 से अधिक सालों तक केस चला और फिर कुछ स्थानीय कर्मचारियों को मामूली सजा देकर फाइलें बंद कर दी गईं। आज 40 साल बाद भी भोपाल के कुछ हिस्सों की मिट्टी और पानी में जहर मौजूद है। लोग आज भी कैंसर, अस्थमा, अंधापन और बच्चों में जन्म दोष जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। सरकारी राहत नाकाफी है और विदेशी कंपनियां अब भी जवाब देने से बच रही हैं। भोपाल का ये घाव आज भी रिस रहा है।
भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं थी, ये मानवता के नाम पर किया गया एक अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसमें दोषी आजाद घूमते रहे और निर्दोष पीड़ित मरते रहे। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जब मुनाफा इंसानियत से ऊपर रखा जाए तो नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। इस घटना से जीवित बचे लोगों की न केवल पुश्तें आज भी इस त्रासदी से जूझ रही हैं, बल्कि उनमें से कुछ को ना तो आज तक मुआवजा मिला है और ना ही न्याय। हम झुकते हैं उन हजारों मासूमों के सामने जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और हम सवाल करते हैं, क्या हम वाकई उनसे न्याय कर पाए? कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपकी राय क्या है हमें जरूर बताएं, और इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।